हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि देश की आज़ादी के बाद हमारे सामने समस्या आई थी कि हमने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम चूज़ करना है। तो हमारे लीडर्स ने एक्सट्रीम कैपिटलिज्म या एक्सट्रीम सोशलिज्म को रिजेक्ट करते हुए दोनों की जो बेस्ट चीज़ें थी उनको पिक करके उन्होंने एक मिक्स्ड इकोनॉमी को चूज़ किया, जिसके थ्रू उन्होंने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का मिक्स लिया, उन दोनों को कंबाइन किया गया। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कम्बिनेशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए उन्होंने 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई और हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी ये चीज़ें दर्शाई गई हैं। हमारे देश के लीडर्स प्लानिंग को चूज़ कर रहे थे। प्लानिंग कमीशन प्रोफेसर पीसी महलनोबिस की चेयरमैनशिप में 1950 में सेटअप किया गया। इसके थ्रू 5 ईयर प्लान्स की बिगनिंग हुई, जिसमें जो भी देश का प्राइम मिनिस्टर है वो इसके चेयरपर्सन होंगे। लेकिन जनवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया। नीति आयोग का काम भी देश में जीडीपी की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाना था। हमारे देश में प्लानिंग का सेंट्रल ऑब्जेक्टिव जो था वो देश में डेवलपमेंट प्रोसेस को आगे लेके जाना था, ताकि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो सके और लोगों के सामने एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो मिल सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल की कॉन्करेंट लिस्ट में इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग का जिक्र आता है। प्लानिंग इज अ प्रोसेस wherein a central planning authority, keeping in view the resources of the country, seeks to control and regulate economic factors in order to achieve predetermined objectives in a given period. हम लोग जैसे अपने घर में बजट बनाते हैं, घर में हमारे पास एक फिक्स्ड इनकम होती है और हम उसमें से अपने घर के सारे खर्चे जो हैं वो प्लान आउट करते हैं। तो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बेस्ट पॉसिबल उनका इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पाने की कोशिश करते हैं। तो वो सारी जो काम किया जाता है वो प्लानिंग से किया जाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमारे देश के लिए भी जो प्लानिंग है, एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है जो कि प्लानिंग कमीशन होगा। वो हमारे देश के रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए, हमारे देश की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कुछ एक गिवन पीरियड के लिए कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स आगे लेके आता है, जिनको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। As per Planning Commission, economic planning means utilization of country's resources in different economic activities in accordance with the national priorities. So Planning Commission के according economic planning का मतलब है कि हमारे देश के resources को ध्यान में रखते हुए हमारे देश की जितनी प्रायोरिटीज़ हैं, जो एम्स हमने सेटअप किए हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, उनको पूरा करने के लिए हम कुछ एक प्लान बनाएं, उनको पूरा करने की कोशिश करें। हमारे देश में इकोनॉमिक प्लानिंग के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, उनमें सबसे पहले आता है हमारे देश की नेशनल इनकम को बढ़ाना, और इसके थ्रू हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। और ये हर प्लान का, ऑलमोस्ट हर प्लान का ये एक मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। इसके बाद जो दूसरा आता है दैट इज़ टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, जो कि हमारी पर कैपिटा इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे देश में इनकम का बंटवारा कैसा है उस पर डिपेंड करता है, और उसके साथ साथ हमारे देश में प्राइसेस किस तरह से हैं, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहे, क्या प्राइसेस में स्टेबिलिटी है, उस पर डिपेंड करता है। और इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और आता है दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दैट मीन्स लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना। हमारे देश की मैन पावर रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट नहीं हो, उनका बेस्ट पॉसिबल यूज़ करके उनसे काम लिया जाए और अपने देश को ग्रोथ की तरफ लेके जाया जाए। तो अब सवाल आता है कि प्लान क्या होता है। प्लान स्पेल्स आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ द नेशन शुड बी पुट टू यूज़। हमारे देश के जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट पॉसिबल इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, ये प्लान में पता चलता है। प्लान्स किस तरीके के होते हैं? हमारे प्लान्स में कुछ एक जनरल गोल्स होते हैं और कुछ एक स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, जिनको एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में अचीव करना होता है। और इंडिया में वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड 5 इयर्स का था। ये 5 इयर्स की प्लानिंग का जो सिस्टम है ये हमने सोवियत यूनियन से लिया है।
जो कि प्लानिंग में, नेशनल प्लानिंग में पायनियर्स माने जाते हैं, जिन्होंने नेशनल प्लानिंग की शुरुआत की। प्लान डॉक्यूमेंट ना केवल सिर्फ 5 ईयर प्लान्स के बारे में बताता है, बट ये भी बताता है कि आने वाले 20 सालों में हम क्या अचीव करने वाले हैं। सो ये कुछ एक लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं जिनको पर्सपेक्टिव प्लान भी कहा जाता है। शुरुआती दौर में प्लानिंग टॉप से बॉटम की तरफ आती थी। दैट मीन्स अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को किसी भी सिचुएशन में पैसों की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करवाता है। बट आफ्टर द 12th 5 ईयर प्लान इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमी बन गया, सो प्लानिंग को हमने डिसकंटिन्यूड कर दिया। लेकिन जो 5 ईयर प्लान्स हमने लिए थे, चूज़ किए थे, उनके कुछ एक मकसद थे, उनके थ्रू हम कुछ एक मेन टारगेट्स जो हैं वो अचीव करना चाह रहे थे। दोज टारगेट्स वर ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। लेकिन जो प्लान करने वाले लोग थे, जो प्लानर्स थे हमारे देश के, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि हमारे जो प्लान हैं, हम बना रहे हैं, हमारे जो मकसद हैं, वो कहीं एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट में तो नहीं आ रहे। अगर हम एक मकसद को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो उसके वजह से कहीं कुछ दूसरा हिस्सा पिछड़ तो नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाते हैं, मॉडर्न टेक्निक्स का, नई मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी, सो दैट कैन लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। सो यहाँ पे हमारे प्लानर्स के सामने ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता था कि वो प्लानिंग करते टाइम कुछ इस तरीके से करें कि हमारे जो गोल्स हैं वो कहीं आपस में कन्फ्लिक्ट में ना आ जाएं। अगर हम मॉडर्नाइजेशन लेके आ रहे हैं तो उसके साथ साथ ऐसा ना हो कि हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएं। हमारे देश में रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है, तो उस स्केर्सिटी की वजह से हमें ये भी चूज़ करना पड़ता था कि हम अपने पहले प्लान में, दूसरे प्लान में सबसे पहले अपनी कौन से ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले पूरा करें, किसको हमने प्राइमरी इम्पोर्टेंस देनी है, कौन सी चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको हम सबसे पहले पूरा करें। तो सबसे पहली जो हमारा ऑब्जेक्टिव आता है हमारी प्लानिंग का, दैट कम्स आउट टू बी ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब है हमारे देश की प्रोडक्टिव कैपेसिटी में इंक्रीज होना, जिसका मतलब है हमारे देश के लोगों के पास गुड्स और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी बढ़ जाए। और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि हमारे पास एक अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, एक अच्छे प्रोडक्टिव कैपिटल सिस्टम की हमें सपोर्ट मिलती रहे, तभी हमारे देश में ग्रोथ हो सकती है। इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बेस्ट इंडिकेटर जीडीपी का बढ़ना है। GDP is the market value of all goods and services produced in the country during any year. एक साल में हमारे देश में जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं उनकी मार्केट वैल्यू को जीडीपी कहते हैं। जीडीपी के बढ़ने से गुड्स और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, जिससे हमारे देश के लोगों के पास वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल होंगे और उनकी ज़िंदगी अच्छे लेवल पे होगी, अच्छी ज़िंदगी वो जी पाएंगे। किसी भी देश की जीडीपी डिफरेंट सेक्टर से आती है, एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से या सर्विस सेक्टर से। इनकी कंट्रीब्यूशन जो है उसको हम स्ट्रक्चरल कंपोजिशन कहते हैं किसी भी इकोनॉमी के। हमारे देश की ग्रोथ के शुरुआती सालों में जीडीपी जो है वो मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा था। कुछ एक इकोनॉमीज़ में ये सर्विस सेक्टर से भी आता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि जिन देशों में जीडीपी शुरुआत में एग्रीकल्चर से आता है, उनमें एग्रीकल्चर के बाद जो ग्रोथ होती है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बढ़ जाती है। लेकिन इंडिया के केस में जैसे जैसे ग्रोथ हुई, एग्रीकल्चर से सीधा हमने शिफ्ट किया सर्विस सेक्टर की तरफ। हमारे यहाँ पर नेशनल इनकम में, जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर से हटके सर्विस सेक्टर की ज़्यादा होगी। बाय 1990 द सर्विस सेक्टर वाज ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूटिंग 40.59%, जो कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से कहीं ज़्यादा था। दूसरा जो हमारे सामने ऑब्जेक्टिव है हमारी प्लानिंग का, वो है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है न्यू टेक्निक को अडॉप्ट करना, ताकि गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन मॉडर्न मेथड से हो सके। टेक्निकल
इम्प्रूवमेंट हो सके। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी एक कम से कम कॉस्ट पे हमें मिल सके। इसके लिए हम जो सबसे एफिशिएंट मेथड है उसका इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ द यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इज़ एनकरेज्ड। लेकिन नई टेक्निक के इस्तेमाल के साथ साथ हमारे देश में सोशल आउटलुक में भी चेंज आनी चाहिए। दैट मीन्स देयर शुड बी इक्वलिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। सो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होना चाहिए। वुमेन के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशंस जहां न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रही हैं, वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उसके साथ साथ लोगों की इनकम भी इंक्रीज़ हो। सो इनकम इंक्रीज़ होगी तो वो ज़्यादा गुड्स की डिमांड करेंगे, ज़्यादा गुड्स की डिमांड करेंगे तो फिर प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत होगी, तो फिर प्रोड्यूसर जो है वो ज़्यादा लेबर की डिमांड करेगा, तो ऑटोमेटिकली फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आगे आएंगी। इसके बाद जो पॉइंट आता है दैट इज़ ऑफ सेल्फ रिलायंस। किसी भी देश का विकास जो है वो या तो वो अपने देश के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर ले तब हो सकता है, और अगर उसके पास रिसोर्सेज नहीं है तो फिर वो किसी दूसरे देश से इंपोर्ट करेगा। सो हमारी प्लानिंग के शुरुआत में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस सेल्फ रिलायंस को दी गई, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की गई, क्योंकि हम दूसरे देशों से चीज़ें इंपोर्ट नहीं करना चाहते थे। हमारे जो प्लानर्स थे उनके दिल में कहीं डर था, क्योंकि हमारे ऊपर 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया था। ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर कंट्रोल करके हमारी एक वेल डेवलप्ड प्रॉस्परस इकोनॉमी को उन्होंने बैकवर्ड और स्टेगनेंट इकोनॉमी बना दिया था, जिसके डर की वजह से हमारे जो प्लानर्स थे वो दूसरे देशों से बिजनेस नहीं करना चाहते थे, वो चीज़ें दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो दूसरे देशों से चीज़ें इंपोर्ट करेंगे सो उन इंपोर्ट्स की वजह से हमारे देश में जिस भी देश से ये चीज़ें इंपोर्ट करेंगे उनकी इंटरफियरेंस हमारी पॉलिसीज़ में बढ़ सकती है। सो इस वजह से सेल्फ रिलायंस हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। सो इस तरीके से हमारे जो प्लानर्स थे उन्होंने हमारी प्लानिंग के शुरुआती दौर में, हमारी इंडिपेंडेंस के शुरुआती दौर में उन्होंने डोमेस्टिक रिसोर्सेज के इस्तेमाल पे ज़्यादा जोर दिया। उसके दो रीज़न्स मेन थे। वन, वो फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को कम करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, डोमेस्टिक गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन भी अपनाई। और दूसरा, वो नहीं चाहते थे कि हमारे देश में दूसरे देशों की कोई इंटरफेरेंस हो, तो इसके लिए उन्होंने किसी भी तरह की जो फूड सप्लाईज़ के टेक्निक्स के इंपोर्ट थे उसको कम से कम रखने की कोशिश की, ताकि हमारे देश के ऊपर किसी दूसरे का इन्फ्लुएंस ना आ सके। सेल्फ रिलायंस वाज इन टू वेज। वन, टू गो फॉर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। हमारे देश में इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन को अपनाया गया। दैट मीन्स जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कमोडिटीज़ हैं, जो हमें बहुत मजबूरी में भी दूसरे देशों से इम्पोर्ट करनी पड़ी, हमारी कोशिश थी कि हम उनको धीरे धीरे अपने देश में बनाना शुरू कर दें, ताकि वो जो इम्पोर्ट हमें करना भी पड़ रहा है वो भी कम से कम रहे। दूसरा, हमारी कोशिश ये भी थी कि जब हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो हमारे यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज चली जाती है, हमें वो पेमेंट्स जो हैं वो फॉरेन एक्सचेंज में करनी पड़ती हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने के लिए हमारी एक और कोशिश थी कि हम अपने देश से में कुछ ऐसी चीज़ों की प्रोडक्शन करें जिनको हम आसानी से दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर सकें, ताकि उससे जो फॉरेन एक्सचेंज हम अर्न करेंगे दैट विल बी यूज्ड टू पे आउट द बिल्स फॉर द इम्पोर्ट्स which we are going to have from other countries. Growth, modernization of self-reliance से हमारे देश में prosperity तो आएगी, लेकिन ये prosperity sustain नहीं करेगी जब तक हम equity की objective को achieve नहीं करते। Equity does not mean there should be equitable distribution of income. Equity means that there should be decrease in the number of poor people, decrease in the number of unemployed people. इक्विटी का मतलब है कि लोग अपनी बेसिक ज़रूरत की चीज़ें, रोटी, कपड़ा और मकान और अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़, इनको वो पा सकें। इससे हमारे देश में इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो ख़त्म होंगी और उसी से हमारे देश में ग्रोथ आएगी। सो हमारा मकसद
ग्रोथ विद इक्विटी था, ताकि इकोनॉमी में सोशल जस्टिस हो सके। इक्विटी हमारे देश के डेमोक्रेटिक सेटअप को प्रिजर्व करने में हेल्प करती है। इससे सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ ख़त्म होती हैं, जिससे अमीरी और गरीबों के बीच का जो फासला है वो कम हो जाता है। हमारे जो पिछड़े हुए या जो वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी, उनका ध्यान रखने की कोशिश की जाए। हमारी जो फीमेल्स हैं या हैंडीकैप्स हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए। कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जा सके ताकि उनकी भी अपलिफ्टमेंट हो सके। लास्टली और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हमारा जो बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था प्लानिंग का, दैट वाज टू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जॉब्स मिलने से हमारे देश में गरीबी ख़त्म होती है। अगर गरीबी नहीं होगी तो इक्विटी अपने आप आ जाएगी, इक्वालिटी अपने आप आ जाएगी। सो हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट मकसद था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना।